स्टूडेंट्स इस गिवन फ्रैक्शन को हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, यानी हम देखेंगे कि किन किन फ्रैक्शंस का सम जो है वो मिलके हमारे पास ये एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन के तौर पे मौजूद है। ठीक है, अब सबसे पहली जो चीज़ देखते हैं आप वो देखते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या मुराद है कि x की जो यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर है वो कम होनी चाहिए और जो डिनोमिनेटर में x की पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो कम होनी चाहिए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप इसमें देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब करेंगे तो एक्स की पावर 4 होगी, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मौजूद हैं उनकी क्या उनकी नोयत किस तरह की है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एक्स की पावर 2 है, तो जब जिसमें डिग्री किसी फैक्टर की डिग्री 2 होगी तो उस केस में हम उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलेंगे। अब ये जो फैक्टर्स मौजूद हैं ये क्वाड्रेटिक नेचर के हैं और उसके बाद रिपीटेटिव भी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का मीनिंग है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस तरह के जब फैक्टर्स होते तो हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर के केस में, अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लूँ तो हम ये बात कर सकते थे क्वाड्रेटिक फैक्टर के केस में हमने देखा था कि जो हम नंबर ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से मुराद हमारी यहाँ पे क्या है कि वो कौन से फ्रैक्शंस होंगे जिनको अगर हम दोबारा ऐड करेंगे तो हमारे पास यही जो है रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। अब हम देखते हैं जी कि जब डिनोमिनेटर में हमने बात की अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनकी नेचर क्वाड्रेटिक है तो एक जो फैक्टर होता है उसको हम ए एक्स प्लस बी, यानी एक कांस्टेंट एक अननोन कांस्टेंट एक्स के साथ और एक विदाउट एक्स जो है वो हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि रिपीटेटिव है यानी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा फैक्टर पावर है इसके ऊपर 2, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा सी एक्स प्लस डी अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लीनियर के केस में हमने बात की थी कि जब जो पावर है यानी जो n है ये बेसिकली n है, n अगर 3 होगा तो हम इसको आगे भी ले जाते e प्लस एफ एक्स अवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3। अब चूंकि ये 2 तक है इसकी पावर तो इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है वो रोक देंगे। तो अब ये हमारे पास ये दो बेसिकली वो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिनको अगर हम रिवर्स में जाके ऐड करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्टेंट फ्रैक्शन बनेगी। अब हमारे पास ए बी सी डी ये 4 अननोन जो है वो कांस्टेंट्स हैं, इनको हम मालूम करेंगे। किस तरह से मालूम करेंगे? हम इनको बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से, बिकॉज हमारे पास कोई भी जो है लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है कि हम उसकी वैल्यू इंसर्ट करा के हम किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग एलसीएम। अब एलसीएम चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ही एलसीएम होगा, तो अब एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एक दफ़ा इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं ताकि जब हम वैल्यूज़ इंसर्ट कराएँ तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन अलग से मौजूद हो। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एलसीएम को मल्टीप्लाई कराएंगे जो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह हम डिफरेंट कलर्स में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया। अब ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे ये भी कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो रिमेनिंग जो टर्म्स रह गई हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे एज़ यूजुअल हम लिख देंगे उनको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स ए एक्स प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ और इसी तरह से प्लस सी एक्स प्लस डी, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर फर्दर हम देखते हैं तो उसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, जो कि ए एक्स और ये चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम देखते हैं जी क्या हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी जिससे हम इक्वेट करके वैल्यूज़ निकाल सकें। -2 इक्वल्स, अगर देखें अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, उसके बाद ए एक्स इंटू 1 ये आ जाएगा प्लस ए एक्स। इसी तरह से फिर बी एक्स स्क्वायर को देखें, ये भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले बी एक्स स्क्वायर के साथ फिर 1 के साथ, तो ये आ गया जी प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी, और लास्ट में हमारे पास सी एक्स और प्लस डी, ये एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब हम x को यहाँ से इसको सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी एक्स क्यूब है
-2x² है। अभी ऑलरेडी है लेकिन इसमें 0x मिसिंग है, तो हम चूँकि इक्वेट कराते वक्त x को भी इक्वेट कराएंगे, तो 0x - 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ax³ जो है वो बेसिकली जस्ट क्यूब में हमारे पास a की टर्म है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पे देखें x यहाँ पे भी है, x इसके साथ भी है, तो ये हम यहाँ पे ये x² है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम x² को भी लिख लेते हैं, तो ये आ गया प्लस bx²। उसके बाद अगर x देखें तो x इसके साथ a के साथ और c के साथ है, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस c, और कांस्टेंट में हमारे पास b प्लस d है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे बारी बारी। सबसे पहले आ जाएगा जी इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³। अब जब हम कोफिशिएंट ऑफ x³ को इक्वेट करते हैं तो हमें ये समझ आती है, कोफिशिएंट से क्या मुराद है, वो नंबर जो कि पावर के साथ यानी जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट है। अब अगर आप x³ के साथ कोफिशिएंट देखें तो ये कितना है, 1 है, इसको मैं लिख देता हूँ 1। और इसी तरह से अगर, बल्कि यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, चलें, अगर हम x³ के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो 1 इक्वल्स आ जाएगा a, बिकॉज यहाँ पे x³ वाली और कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी तरह से अभी नेक्स्ट हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से अपना स्टेटमेंट आप हर स्टेप पे स्टेटमेंट लिखेंगे जब भी कुछ नया इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट हम x² को इक्वेट करते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, ये मैं इक्वलिटी के साइन मतलब कि वही जो है वो सेंटेंस लिखना चाह रहा हूँ कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे मिस किया था हमने जी x²। तो अब x² के जब हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए -2 है, और अगर आप इस तरफ देखते हैं x² के तो हमारे पास क्या है, जस्ट b, सिर्फ b है। तो यहाँ से हमें पता चला जी b की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, -2। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x, जब x के कोफिशिएंट को हम इक्वेट करते हैं तो इस तरफ x हमारे पास 0 है, और इस तरफ देखते हैं तो a प्लस c है। अब चूँकि हमारे पास a की वैल्यू मौजूद है, a कितना है, 1, तो 0 इक्वल्स 1 प्लस c, और ये 1 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज के c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब 3 की हमारे पास वैल्यू जो है, 3 कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इस तरह हमारे पास अभी लास्ट d रह गया है। अब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को इक्वेटिंग कांस्टेंट, अब कांस्टेंट को इक्वेट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब कांस्टेंट को हम इक्वेट कराते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाती है, यहाँ पे कांस्टेंट -2 है, और इस तरफ अगर आप देखें तो b प्लस d है। b की वैल्यू हमें मालूम है, b कितना है, -2, तो -2 इक्वल्स -2 प्लस d, ठीक है। अब ये -2 इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ पे d हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। अब हम ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ है रिप्लेस करेंगे उस इक्वेशन के अंदर, हमारे पास वो फाइनल आंसर हो गए, नहीं वो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। अब देखते हैं a कितना है, 1, तो यहाँ पे a 1 है और b -2 है, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ जी इक्वेशन के अंदर। आप देखें यहाँ पे, अब हम इसको रिमूव करते हैं, a की जगह मैं 1 लिख दूँगा और b की जगह मैं लिख दूँगा -2। एक दफ़ा दोबारा हम कंफर्म करते हैं, a हमारे पास 1, b -2, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करा रहा हूँ जी, a हमारे पास आ गया 1 और b कितना है, -2। अब ये 1x प्लस इंटू -2 है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, x -2। इसी तरह से c की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो c हमारे पास कितना है, c -1 है। अब यहाँ पे c की वैल्यू -1 और d हमारे पास 0 है, तो ये कितना आ जाएगा जी, यहाँ पे देखें हम इसको भी रिमूव करते हैं, इसको रब करते हैं और इसकी जगह -1 लिखते हैं, और प्लस d जो है उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो -1 c की जगह लिख दिया मैंने, और प्लस अगेन लिखते हैं जी -1, और d की जगह हमने क्या लिख दिया, 0। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी, वो क्या होंगी, x -2 ओवर x² प्लस 1 प्लस -x प्लस इंटू माइनस से माइनस हो जाएगा, -x ओवर x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इनको दोबारा से ऐड करें, यानी अगर हम रिवर्स में आएंगे इन फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, तो आप रिवर्स में इनको इन इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आपके पास वही रिजल्टेंट इक्वेशन बन जाएगी।